एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सीरीज़ ऑफ जनरल साइंस। इसमें फ़िज़िक्स का मैं 5th टॉपिक लेकर आ रही हूँ। पहले की वीडियोस में मैंने आपसे सारी बातें कर चुकी हूँ, एसआई यूनिट्स, मेजरिंग डिवाइस, और आज की डेट में मैं 4th से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। डेफिनेटली मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, तो क्वेश्चंस की आने की पॉसिबिलिटी वहाँ से ज़्यादा होगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके पेटेंट ऑफिसर के एग्ज़ाम के जनरल साइंस के लिए ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में बस बेसिक टॉपिक से कर दे रही हूँ, जिससे आपको आगे का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, तो जब एक ऑब्जेक्ट सपोज ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, तो अगर ऑब्जेक्ट ए से बी के पास पहुँच रहा है और बी से फिर सी के पास पहुँच रहा है सपोज, और सी से वापस डी के पास पहुंच रहा है, तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे कि सपोज़ ये 5 मीटर चला, ये 3 मीटर चला, ये 2 मीटर चला, तो आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 5, 3, 8 to 10। डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस आप जितना भी पाथ ट्रेवल की है बॉडी, उसको कैलकुलेट करने से मांगते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कहता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए था और फिनिशिंग पॉइंट डी है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस ज़रूर याद रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है और ये कभी निगेटिव नहीं होगी, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका बेसिकली पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो कुछ भी हो सकता है, और ये एक फैक्टर क्वांटिटी है। बहुत छोटा सा बेसिक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, और दोनों की एसआई यूनिट मीटर है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ वेलोसिटी। वेलोसिटी का आपको पता है कि जो रेट ऑफ चेंज होता है इसकी पोजीशन का, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी आपका फॉर्मूला आपको पता है, v = d/t, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बेसिक न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि सपोज अगर आपने a से b मूव किया है v1 वेलोसिटी से, b से c मूव किया है आपने v2 वेलोसिटी से, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड आप निकालोगे v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस या एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम, जो अभी आपका टाइम लगा हुआ है, या S1 स्पीड। अगर आपको दो डिफरेंट वेलोसिटी दी हुई होंगी तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। ये न्यूमेरिकल के सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को अगर हम देखते हैं कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ निकालते हैं जो कि वेलोसिटी को शो कर रहा है, तो ये आपका एक यूनिफॉर्म ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। बेसिकली एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट को लिया हुआ है। उसके बाद मैं बात कर सकती हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो अगर हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ निकालते हैं, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, एक ही स्पीड से आप चले जा रहे हो, तो उसका जो ग्राफ आएगा वो सिंपली क्या है कि आपका पैरेलल, जो एक्स एक्सिस की पैरेलल में एक लाइन होगी, ठीक है। तो इसमें आपसे ऑप्शन आ जाएगा कि पैरेलल, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, इफ़ द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम व्हाट विल इट बी। तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आप, मतलब अच्छा और ऑप्शन दिए रहेंगे, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, यूनिफॉर्म, इस टाइप से आएंगे, डिफरेंट ऑप्शन होंगे। तो आंसर आपको टिक करना होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ होगी डियर स्टूडेंट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप कोई भी अगर आपको क्वेरी या क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ न्यूटन फर्स्ट लॉ। हाँ, इसके बाद मैं बायोलॉजी की भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और बायोलॉजी की भी आपकी 15 to 16 वीडियोज़ लाऊंगी, जिसमें आपका पूरा बायो कवर होगा, और उसमें से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, पेपर आपका ऑलमोस्ट उसी में से फंस जाएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो बहुत इजी है, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ा रही हूँ कि अगर कोई भी बॉडी है उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो एज इट इज़ रेस्ट पे होगी। सपोज आपके घर में बेड रखा है, कॉम्ब रखी है, कोई भी एक सामान एज इट इज़ अगर आपने टेबल पे रखा हुआ है तो एज इट इज़ वो रेस्ट पे होगी, ठीक है। वो अपने आप से मूव करना नहीं शुरू करेगी। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई फोर्स ना लगा हो, लाइक फ्रिक्शनल फोर्स या कोई भी फोर्स उस पर ना लगा हो, तो वो मूव ही कर रहा होगा। तो ये कहता है कंसिडर अ बॉडी ऑन विच नो फोर्स इज एक्टिंग, देन इफ इट इज एट रेस्ट इट विल बी रेस्ट। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे होगा, और अगर मूव कर रहा होगा तो वो मूव ही कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि जैसे अगर आप ट्रेन में बैठे रहते हो, अचानक से ट्रेन चलना शुरू करती है तो आपको एक जर्क लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये है बेसिक
बेसिकली ये इनर्शिया की वजह से होता है, कि जो आपकी बॉडी का इनर्शिया है उसकी वजह से होता है। सडन जो ट्रेन स्टार्ट होती है, जो आपका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है वो आपका ट्रेन के कांटेक्ट में होता है, और जो अपर बॉडी होती है वो आपकी रेस्ट में होती है। तो इसकी वजह से आपको एक जर्क फील होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक बेसिकली रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया रहता है। तो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। आप एग्जांपल और भी ले सकते हो कि जो रनर होते हैं, मतलब जो एथलीट होते हैं, अगर उनको जंप करना होता है तो वो कुछ देर पहले पीछे चल कर जाते हैं, पहले पीछे रन करते हैं, उसके बाद वो थोड़ा आगे जाकर रन करते हैं। तो बेसिकली इसमें भी जो इनर्शिया फैक्टर है, गेन इनर्शिया होता है, वो हेल्प करता है। तो इससे उनको इसकी स्पीड मिलती है आगे की डायरेक्शन में जाने के लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड लॉ। जो आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है कि जो फोर्स है वो आपका दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपके फोर्स के बराबर होता है। इसको लॉ ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ थर्ड लॉ का। थर्ड लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो इसमें ये है कि अगर कोई फोर्स पर आप मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में सेम इक्वल फोर्स लगता है। अगर मैं दो ऑब्जेक्ट लिया ए एंड बी, द फोर्स विच ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट ऑन द फोर्स बी, अगर ए ऑब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट बी पे जो फोर्स लगाया एफ ए बी, तो ऑब्जेक्ट बी भी का भी जो फोर्स लगेगा मतलब ऑब्जेक्ट ए पे, तो सेम अमाउंट का होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आपको इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जब आप जो गन है, गन से जब भी आप बुलेट को फायर करते हो तो आपको पीछे की तरफ एक जर्क लगता है, ठीक है। तो वो वही होता है कि आगे की तरफ फोर्स लगाने के लिए आपको पीछे की तरफ जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट में एक फोर्स लगता है। दैट इज डन बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। सेम इसी तरीके से जब आप किसी रॉकेट को लॉन्च कर रहे होते हो तो जो रॉकेट का मास है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा होता है, इजेक्टेड मास होता है, क्योंकि उसको आगे फॉरवर्ड की तरफ मूव करना होता है। A rocket whose mass decreases continuously due to the ejected mass in the form of gases during a forward motion। तो इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे बनेगा कि नॉर्मली पूछा जाएगा आपसे कि बुलेट फायरिंग का जो प्रोसेस होता है इसमें न्यूटन का कौन सा लॉ लगता है। तो आपको पता होना चाहिए एक्शन रिएक्शन लॉ जो थर्ड लॉ है वो न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, ठीक है। जैसे आप बोटिंग कर रहे होते हैं तो बैम्बू के थ्रू जब आप बोटिंग कर रहे होते हैं तो आपको एक पीछे की तरफ फोर्स लगता है, वो भी आपका एक्शन एंड रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होगा। द ड्राइव वाटर बोट फॉरवर्ड द बैम्बू स्टिक इज प्रेस्ड इनटू द लैंड ऑफ द वाटर, ठीक है। तो ये सारे आपके कुछ एग्जाम्पल हैं बेसिकली जो आपके थर्ड लॉ में आते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ फोर्स की। आपको यूनिट पता है कि न्यूटन होती है, एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन होती है। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बात की थी। अगर इसकी सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो वो डाइन होता है, और जो रिलेशन होता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। जो फर्स्ट फोर्स है वो डिफाइंड बेसिकली फर्स्ट लॉ के थ्रू किया गया है, लेकिन मेजर आपका सेकेंड लॉ के थ्रू किया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो आपको पता है कि F इक्वल टू एम ए जो आप मेजर करते हो वो सेकेंड लॉ के थ्रू मेजर करोगे, और जो डिफाइंड डेफिनेशन दिए हो वो आप उसको फर्स्ट लॉ के थ्रू दोगे। टाइप ऑफ फोर्सेस की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इसमें पक्का आना होता है क्वेश्चन की, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर दे रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन समझ जाओगे कि जो आपके 4 टाइप के फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, उसको हम स्ट्रॉन्ग फोर्स भी कहते हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है? नाम से ही क्लियर है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स आपका न्यूक्लियर फोर्स होगा, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, उसके बाद वीक फोर्स होगा, और जो सबसे लाइट फोर्स होता है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जबकि हमें लगता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा है तो नॉर्मली हम टिक कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपका सबसे अगर क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो वो आपका सबसे कम होता है। तो ये चीज़ आप याद रखना, इसका सीक्वेंस याद रखना। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप पता था कि न्यूटन ने एप्पल रखा था ट्री से और एप्पल गिर गया, तो वो आपका बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किया। जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ लगता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एवरीबडी इन आवर यूनिवर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, एंड द अकरेंस ऑफ सच
interaction are due to the individual masses of the body where gravitational force are confined and respondent to each other. The gravitational force is the weakest among all existing force and is negligible for all lighter and smaller bodies. तो आपको फीलिंग नहीं आती है ना, जैसे अगर आपने एप्पल को पकड़ा हुआ है तो आपको सिर्फ एप्पल का ही वेट समझ में आएगा, आपको ग्रेविटेशन का वेट अंटिल अनलेस नहीं समझ में आएगा जब तक कि वो गिर जाता है। तो वो बहुत वीक होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आपका बहुत वीक होता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ वीक फोर्स के बारे में। तो वीक फोर्स को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो आपकी न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसके बाहर में आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो अगर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल हैं, लाइक प्रोटॉन की वैल्यू है, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन है 5, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 5, तो ये स्टेबल होंगे। बट इन केस अगर न्यूट्रॉन, सपोज न्यूट्रॉन की वैल्यू है 6 और प्रोटॉन की वैल्यू है 4, तो ये आपका अनस्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं। तो जब ये अनस्टेबल कंडीशन में आ जाएंगे तो जो न्यूट्रॉन होगा वो अपने 2 न्यूट्रॉन को रिलीज करेगा और वो इक्वल होना चाहेगा प्रोटॉन के स्टेबल कंडीशन में आने के लिए। तो जब न्यूट्रॉन है वो अपने दो या एक जितने भी एक्स्ट्रा होते हैं वो न्यूट्रॉन को रिलीज करेगा या चेंज करेगा। न्यूट्रॉन अपने आप को प्रोटॉन में कन्वर्ट करना चाहेगा इक्वल आने के लिए, तो वो प्रोटॉन बेसिकली न्यूट्रॉन जब कन्वर्ट होगा तो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा और मेसॉन बनेगा। बट मेसॉन जो है पाई, जिसको हम पाई -1 से शो करते हैं, तो ये जो कन्वर्जन होगा तो ये बहुत कम टाइम के लिए होगा और ये मेसॉन अगेन दोबारा से ये ब्रेक करेगा बीटा डीके में। तो इसका 2 होता है, एक बीटा गेन होता है, एक बीटा डीके होता है। तो जो प्रोटॉन है वो अगेन से दोबारा से टूटेगा। पहले तो जो न्यूट्रॉन था वो प्रोटॉन और मेसॉन में टूटा, अगेन जो ये प्रोटॉन और मेसॉन है ये दोबारा से कन्वर्ट करेंगे प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बीटा डीके कहते हैं, और एंटी न्यूट्रिनो में, ठीक है, याद रखना। तो जो ये बीटा डीके और एंटी न्यूट्रिनो के बीच का जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड वीक फोर्स, ठीक है। ये दोनों एक वीकेस्ट फोर्स के थ्रू एक दूसरे से attached होंगे। In the atomic nucleus, electron emission particle take place spontaneously during the conversion of neutron into a proton by ejecting a pi मेसॉन। तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से, तो इस वजह से स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन अपना कन्वर्जन करेगा। दिस मेसॉन डीके ऑलमोस्ट इंस्टेंटली इनटू ए इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। हेयर न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन बाय एक्सचेंज ऑफ मेसॉन एंड कंसिक्वेंटली इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन डीके एंड एंटी न्यूट्रिनो इज ड्यू टू द वीक इंटरेक्शन। तो यहाँ पर जो फोर्स फील होगा वो वीक फोर्स होगा। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जो चार्ज पार्टिकल में लगता है, देखो जहाँ पे मैंने ये बोल्ड से लिखा है यही की पॉइंट्स हैं जो आपको लास्ट रिवीजन के टाइम पे याद रखने हैं कि लॉरेंज फोर्स किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो किस पे लगता है, चार्ज पार्टिकल पे लगता है। जो वीक फोर्स था वो किस पे लग रहा था, न्यूट्रॉन, जो आपका बीटा डीके और न्यूट्रिनो आ रहा था, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है, क्लियर है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो ऑब्जेक्ट पे लग रहा था। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ जो चार्ज पार्टिकल होते हैं प्लस क्यू, अच्छा चार्ज पार्टिकल जो हैं वो आपके पॉजिटिव मतलब ये रिपल करेंगे, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से जो चार्ज पार्टिकल फील होगा उसकी वैल्यू है QE, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उसकी वजह से जो एक फोर्स फील होगा उसकी वैल्यू होगी QVP sin थीटा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑपरेट्स ऑन ऑल चार्ज पार्टिकल एंड प्रोवाइड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर बाइंडिंग फोर्सेस। thus electromagnetic interaction act by means of photon or quanta if both electric and magnetic force exist। जैसा मैंने आपको बताया, अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा तो QVB sin थीटा 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हो जाएगी QE। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा QVB sin थीटा, और अगर दोनों ही फोर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। याद रखना, Q इज़ द चार्ज पार्टिकल, E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, V इज़ द वेलोसिटी, B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और जो ये आपका एंगल है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का वो आपका थीटा होगा।
तो बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है, ज़्यादा डेप्थ में पूछा नहीं जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स जैसे मैंने आपको बताया था वीक फोर्स था, तो वीक फोर्स क्या हो रहा था, जब आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा था या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था, तब आपका वीक फोर्स दिखा था। अब ये जो फोर्स है, जैसे आप जानते हो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ये क्या है, न्यूक्लियस के बाहर बाहर मूव कर रहे होते हैं, और जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो ये आपका न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने एनर्जी दे दी तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को ब्रेक करके मूव कर जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी दे दो, थर्मल एनर्जी दे दो, तो इलेक्ट्रॉन अपनी न्यूक्लियस छोड़ के मूव कर जाते हैं, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ ऐसा नहीं होता है कि वो मूव कर जाएं। तो उनको एक फोर्स एक दूसरे से बाउंड रखता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। अमंग ऑल द फोर्सेस इन द नेचर, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। वर्ड याद रखना, स्ट्रॉन्गेस्ट, उसको बोल्ड करना मैं भूल गई हूँ। विच बेसिकली एग्जिस्ट विद इन अ एटॉमिक न्यूक्लियस बिटवीन द प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, विद इन द रेंज अप टू 10⁻⁻⁻15 मीटर। इसका मतलब है कि जो ये न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग तो बहुत है, बट इसकी रेंज बहुत कम होती है, 10⁻⁻15 मीटर। मतलब इसकी रेंज बढ़ाओगे तो आपका फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा, इसलिए बहुत कम रेंज में ये फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। Experimental evidence of the nuclear physics observe that the nuclear force are primarily attractive, non-electrical, non-gravitational, extremely strong, but spin-dependent magnitude of the force is same for proton, 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 neutron, neutron within the range of 10⁻⁻15। याद रखना न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक होता है। ना कि आप नॉर्मली टिक कर दोगे कि वीक फोर्स सबसे ज़्यादा वीक है, ऐसा नहीं है। वीक फोर्स से ज़्यादा भी एक वीक फोर्स आता है जो कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें याद रखना, क्वेश्चन यहीं से आएगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपका सबसे ज़्यादा वीक है। तो ये हमने चारों फोर्स के बारे में बात कर लिया। अभी हम बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन आपको पता है कि जैसे आप साइकिल चला रहे होते हैं तो आपको एक फ्रिक्शन फील होता है, जो अपोजिट की तरफ एक फोर्स लगता है उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इट इज़ a common experience that when a block body is set in a uniform on the floor। आप देखते हो कि अगर आपने कोई बॉल फेंकी, ठीक है, एक टाइम के बाद वो धीरे 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 करके स्लो हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने बॉल फेंक दी तो वो मूव करती जा रही है, मूव करती जा रही है। तो एक टाइम आता है कि वो धीरे धीरे जब अर्थ से टकराती है और धीरे धीरे स्लो होकर रेस्ट पर आ जाती है, तो वहाँ पर जो फोर्स लगता है उसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इट इज़ आर कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन अ ब्लॉक इज सेट इन अ मोशन ऑन द फ्लोर इट इवेंचुअली कम टू द रेस्ट। दिस मीन्स दैट एन अपोजिंग फोर्स रिटार्डेड इट्स मोशन एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। यानी जिस फोर्स से आपने किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दिया, सपोज आपने अलमीरा को खिसकाना शुरू किया, तो उसके अपोजिट में एक फोर्स लग रहा होगा। जैसे आपको बहुत प्रेशर से अलमीरा को धक्का देकर खिसकाना पड़ता है, तो जो एक अपोजिट में एक फोर्स लगता है तो उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। फ्रिक्शन फोर्स लार्जेस्ट किस में होता है? फ्रिक्शन फोर्स आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में लगेगा। क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत मतलब क्रिस्प नोट बनाए हैं। क्वेश्चन बिल्कुल जो पूछे जा रहे हैं ना 10-15 सालों से, क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं कि सॉलिड के बीच में जो फोर्स लगता है वो आपका लार्जेस्ट होता है। मतलब अगर दो बॉडी के बीच में है, जैसे अर्थ के ऊपर अगर आपने कोई अलमीरा रखी हुई है तो यहाँ पर दोनों सॉलिड हो गए हैं, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लार्जेस्ट होगा। लिक्विड में जो लगता है, लिक्विड के बीच में जो फोर्स लगता है वो आपका इससे कम होता है। और सरफेस, जो सॉलिड और गैस सरफेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो आपका सबसे कम होगा। तो ये चीज़ आप याद रखना। फ्रिक्शन की बात करते हैं तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन में क्या, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब है कि दोनों बॉडी ऑब्जेक्ट अगर इसमें रखे हैं, मतलब स्टैटिक पोजीशन में रखे हैं, तो यहाँ फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। काइनेटिक और स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब है कि कोई स्लाइड पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आपको यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। और कोई रोलिंग पे फोर्स लग रहा है, अगर रोलिंग
कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो सबसे ज़्यादा कम लगेगा, ठीक है। याद रखना कि स्टैटिक फोर्स आपका सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम बात करते हैं कि फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है जो दो सरफेस के बीच में लगता है वो आपका कॉन्टेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है, ये चीज़ याद रखना। और अगर आपको फ्रिक्शन को कम करना है, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द टू रबिंग सरफेस अ सुटेबल ग्रीस और लुब्रिकेंट इज यूज। तो हम कुछ ग्रीस लगाते हैं, कुछ ऑयली लुब्रिकेंट लगाते हैं जिससे कि उसके बीच का फोर्स कम हो जाए, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? इफ़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द रोड, तो हमारी गाड़ी रुकेगी ही नहीं, मतलब अल्टीमेटली जैसे ब्रेक मारने के लिए या व्हील्स को मतलब स्लिपरी हो जाती है, जैसे पानी वानी में देखते हो बरसात या रेनी सीजन में तो स्लिपरी हो जाती है, तो हमारा एडवांटेज है फ्रिक्शन का कि हम उसको गाड़ी को रोक सकें। तो फ्रिक्शन के लिए मतलब कार व्हीकल्स वगैरह के लिए फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो ये आपका फ्रिक्शन होता है बेसिकली ये मशीन को इंटरनली डैमेज करता है, जो इसके इनर कंपोनेंट्स होते हैं वो कंटिन्यू मशीन के रख करने से उसके डिस्टॉर्ट होते हैं। मतलब जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से एक थर्मल एनर्जी भी जनरेट होती है जो हमारे मशीन्स को डिस्टॉर्ट करती है। तो एनर्जी इज़ लॉस्ट टू मच इन मशीन्स एंड टूल्स एंड अल्टीमेटली मशीन्स आर डैमेज। तो फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारी एनर्जी लॉस होती है और इससे हमारी मशीन डैमेज होता है, जो उसके इनर कंपोनेंट है वो डैमेज होते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स की। तो जब सर्कुलर मोशन की बॉडी पर लगता है, इट इज़ अ रियल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टू मेंटेन अ सर्कुलर मोशन। इसका मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे आपका प्लैनेट है, बेसिकली सन है, सन के जो किनारे किनारे एक प्लैनेट है, प्लैनेट में जो आपके बेसिकली डिफरेंट अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो एक फोर्स लगता है उसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है वो हमेशा इनवर्ड लगेगा। आप इसमें ध्यान देखना, जो आपका सेंट्रीपेटल का जो एक्सेलरेशन है वो आपका इनवर्ड लगेगा और जो आपकी वेलोसिटी है वो हमेशा टेंजेंटली ऐसे आपका जो भी आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी बॉडी के टेंजेंटल मतलब इस तरीके से लगेगी, लीनियर काइंड ऑफ में लगेगी। तो जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो सेंट्रीपेटल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वही मैं आपको बताई, इन अ प्लैनेटरी मोशन ऑफ सन एंड प्लैनेट्स एंड ऑल्सो इन द ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, द सेंट्रीपेटल फोर्स आर काउंटर बैलेंस्ड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे अगर आप किसी हिली एरिया पे गए हो और आप यू टर्न या कर्व कर रहे होते हो अपनी कार को, सपोज ये आपकी कार है और कार को आप मोड़ रहे होते हो, तो जो सेंट्रीपेटल फोर्स आपका जो यहाँ पर लगता है वो बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स को काउंटर बैलेंस करता है। द सेंट्रीपेटल फोर्स इज नेसेसरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द व्हील्स ऑफ द व्हीकल एक्टिंग ऑन द कॉन्टेक्ट सरफेस एट द ओवरटर्निंग ऑफ रोड। तो जो टर्न करने पर जो आपका सेंट्रीपेटल फोर्स है और जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है जो व्हील्स में होता है वो एक दूसरे को काउंटर कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना, बेसिकली क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक फोर्स आता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या स्यूडो फोर्स। जैसे अगर आप मैरी गो राउंड पे बैठे हो, मैरी गो राउंड आपको याद हो तो ऐसे ऐसे करके एक मेले में जाते थे तो आप ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूम रहा होता था, जो मैरी गो राउंड होता है। तो जब आप मैरी गो राउंड में इस तरीके से गोल गोल बैठ के घूम रहे होते हो तो आपको आउटवर्ड साइड में एक फोर्स फील होता है, उसको हम बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। If an observer is confined on the circumference of any circular path anywhere, he experiences a fictitious force acting outwardly कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल फोर्स आप ध्यान रख लेना एग्जाम्पल के साथ। इसकी एप्लीकेशंस आपको पता है, जैसे अगर आप क्रीम बनाते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है कि आप हैवियर ऑब्जेक्ट को लाइटर ऑब्जेक्ट को बेसिकली हैवियर ऑब्जेक्ट से अलग कर सकते हो। तो a device by means of which light particle and heavy particle are separated। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा, लाइट पार्टिकल से हैवी पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए कौन सा फोर्स बेसिकली यूज कर सकते हैं, तो यू विल आंसर सेंट्रीफ्यूगल। इन अ क्रीम सेपरेटर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क इज रोटेटिंग फास्ट बीइंग अ लाइटर क्रीम कलेक्ट इन द सिलेंड्रिकल लेयर आउटवर्ड। तो जो आप देखते हो कि जब आप केक वेक बना रहे होते हैं क्रीम को सेपरेट करते हो तो जो क्रीम होती है जो जब लाइट हो जाती है वेट पे तो वो साइड साइड में लग जाती है और जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। द पार्टिकल हुज डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड आर ड्रिवन टूवर्ड्स द एक्सेस ऑफ रोटेशन।
तो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हैं जो कि ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ डियर स्टूडेंट। होपफुली आपको फोर्स से रिलेटेड टॉपिक और वीडियोस पसंद आई होंगी। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कल परसों में मैं बायोलॉजी की भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। वीडियोस मैं बहुत छोटी इसलिए बना रही हूँ सो दैट आप एक बार में अटेंशन के साथ आप 7 to 8 मिनट में आप इस वीडियो को समझ पाएँ। लॉन्ग ड्यूरेशन की वीडियोज़ में क्या होता है कि बीच में अटेंशन नहीं होती है तो फिर स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। लास्ट के 15 डेज़ में मैं मैराथन वीडियो भी लाऊंगी जिसमें मैं पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायो एक साथ कवर करूंगी। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कोई भी कंफ्यूजन होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।